हेलो स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे बात कर रहे थे आधुनिक परमाणु मॉडल की, और उसके अंदर मैंने आपको डी ब्रोगली तरंग संबंध बता दिया था, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत बता दिया था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। ठीक है, यह है श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। अब ये श्रोडिंगर का तरंग समीकरण क्या कहता है, क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। श्रोडिंगर ने तरंग अभियांत्रिकी मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन के आकार के बारे में, मतलब परमाणु के आकार के बारे में हमें समझाया था। ठीक है, उसने ये बताया था कि किसी निश्चित क्षण और निश्चित समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करना तो संभव नहीं है, लेकिन तरंग अभियांत्रिकी के अनुसार एक निश्चित कक्षा में निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्ञात करना संभव है। और उसी ने एक अपना सिद्धांत दिया। उसने कहा कि वह त्रिविमीय क्षेत्र या नाभिक के चारों ओर का वह आकाशीय क्षेत्र, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता या संभावना अधिक होती है, उसे हम कक्षक कहते हैं। तो कक्षकों की अवधारणा सुनना मेरे एक बार। कक्षक की अवधारणा किसने दी थी? श्रोडिंगर ने दी थी। ठीक है, तो नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय या आकाशीय क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता या संभावना अधिक होती है, उसे हम बोलते हैं कक्षक। और उसने अपना तरंग समीकरण दिया। वो तरंग समीकरण क्या था वो देखिए, ये है साई स्क्वायर, ये है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 8 पाई एन, ओके, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, और ये ई माइनस वी साई बराबर 0। ये एक छोटा सा समीकरण है जो श्रोडिंगर ने दिया था। अब मैं यहां समझा देता हूं क्या क्या चीजें इसमें। ठीक है, यहां पे जो साई है इसे बोलते हैं तरंग फलन। तरंग फलन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता या संभावना को दर्शाता है बेटा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे जो है एम को हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, एच को हम जानते हैं प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट होता है, ई जो है ये है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा से हम इसको डिनोट करते हैं। वी है, ये है इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, ये है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बेटा, और एक्स वाई और जेड तीनों क्या है? फलन या निर्देशांक है। ये तीनों क्या है? निर्देशांक है। ये पूरा श्रोडिंगर का तरंग समीकरण है जो 3D या त्रिविम से संबंधित है, और इसी ने ही हमें कक्षकों के बारे में समझाया था, जो मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। यहां आपको ध्यान रखना है तरंग फलन। तरंग फलन क्या है? यह है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता। प्रायिकता बोलो बेटा, या बोलो संभावना। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना को दर्शाता है ये, या प्रायिकता को दर्शाता है ये। ठीक है, कि नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता या संभावना अधिक होती है, उच्च होती है, उसे हम बोलते हैं कक्षक। ठीक है, यहाँ जहां तरंग फलन का मान ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, अब देखिए इसने जो अवधारणा दी थी कक्षकों की, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। समझने का प्रयास आप भी करोगे, है ना, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए बेटा, सामने देखिए, इसने सबसे पहले बात की 1s कक्षक की। 1s कक्षक अब हम बोलते हैं गोलाकार होता है, गोलाकार होता है, लेकिन यहां श्रोडिंगर के आधार पर यह पता चलेगा कि 1s कक्षक गोलाकार क्यों होता है। उस क्यों का आंसर हमें किसने दिया था? श्रोडिंगर ने दिया था। ठीक है, और हम यहाँ पे उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी, यहाँ पे एक चीज मैं और समझा देता हूं कि जो कक्षक होते हैं वो त्रिविमीय होते हैं, है ना, और कक्षक बनते कैसे हैं? इलेक्ट्रॉनों के घूमने से। जैसे मैं समझाता हूं आपको, एक धागा ले लो, ठीक है, और उसके आगे एक छोटा सा पत्थर बांध दो, और पत्थर बांधने पर जब आप उसको घुमाओगे तो क्या होगा बेटा? इस तरह का स्पेस मिलेगा, है ना। तो ये जो दिखाई दे रहा है वो आपको स्पेस, ठीक है,
गोलाकार। वैसे जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो जो आकृति बनती है उसे इलेक्ट्रॉन अब्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल हम देते हैं कि पंखा चलता है तो जब रुका होता है 3 पंखुड़े दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे स्पीड वो पकड़ता है तो वो एक धुंधला सा बादल दिखाई देता है। तो वही इलेक्ट्रॉन के घूमने से जो त्रिविमीय स्थान बनता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अब्र। इलेक्ट्रॉन अब्र बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन घूमने से जो पथ बनेगा उस कक्षक की आकृति होगी, भले वो गोलाकार बने या डंबलाकार बने या डबल डंबलाकार बने। आगे बात समझ में? चलो जी, अब देखिए मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं 1s कक्षक के बारे में। 1s कक्षक के लिए श्रोडिंगर ने क्या किया कि नाभिक से दूरी r व साई स्क्वायर के बीच में ग्राफ खींचा बेटा, x y z तीनों निर्देशांकों के सापेक्ष, ठीक है। तो देखो बेटा यहां से ये x y और z हम तीनों निर्देशांक मान लेते हैं, x ये y और ये z। अब ये है सेंटर पार्ट जिसे आप मान लीजिए नाभिक, और नाभिक से निश्चित दूरी पर मतलब r दूरी पर जो उसने देखा कि साहब साई स्क्वायर का मान क्या था, सबसे ज्यादा था, मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता एक नाभिक से निश्चित दूरी पर x डायरेक्शन में फिक्स थी। अब वही दूरी जब y में देखी उसने तो y वहां भी साई स्क्वायर का मान क्या था, उतना ही था, उतनी ही डिस्टेंस पे था जितना x डायरेक्शन में था। और जब इसने z पे देखी तो वहां भी उतनी ही दूरी पे था जितनी x और y पे थी। और जब इसने तीनों बिंदुओं को मिलाया, जब इसने तीनों बिंदुओं को मिलाया तो इसको क्या क्या मिला बेटा, एक गोला। और फिर उसने कहा कि s कक्षक गोलाकार होता है। अब आपको बात समझ में आई होगी कि नाभिक से निश्चित दूरी पर x, y और z तीनों निर्देशांकों पर जब साई स्क्वायर का मान मतलब साई स्क्वायर का मान निश्चित था तो तीनों को मिलाया तो गोला प्राप्त हुआ। और उसने कहा इसलिए s कक्षक गोलाकार होता है। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। और उसने ग्राफ भी खींचा, उसने यहाँ पे ग्राफ भी खींचा साई स्क्वायर और आर के मध्य, साई स्क्वायर और आर के मध्य, ठीक है। तो ये सेंटर है, तो सेंटर पे क्या था, साई स्क्वायर का मान क्या था, कम था। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई साई स्क्वायर का मान बढ़ता गया और एक निश्चित दूरी पे सबसे ज्यादा हो गई है। नाभिक से दूरी बढ़ने पर फिक्स हो गया ये, ठीक है। तो ये जैसे मिलता नहीं, अनंत पे जाता है। तो ये दूसरा ग्राफ इसने खींचा बना। जैसे हम इस ग्राफ को इस तरह से भी बनाते हैं, ये ग्राफ ले लिया हमने, ठीक है। ये साई स्क्वायर, ये आर का मान, नाभिक से दूरी बढ़ने पर मान बढ़ता 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 फिर घट के 0 हो जाता हूं, तभी अनंत पे पहुंचता है, 0 हो जाता है। इस तरह से भी हम बनाते हैं। तो ये क्षेत्र है जहां साई स्क्वायर का मान सबसे ज्यादा होता है। हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ग्राफ को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों ही चीजें आपके सामने है, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा कि 1s कक्षक या s कक्षक क्या होता है, गोलाकार होता है। समझ आए बेटा आपको बात? चलो जी, जब यही ग्राफ उसने 2s कक्षक के लिए खींचा, देखो वो 2s भी गोलाकार ही होता है। चलो जी देखिए सामने यही ग्राफ इसने खींचा 2s कक्षक के लिए, ठीक है। तो 2s कक्षक के केस में हुआ क्या वो समझिए। ये वही तीनों निर्देशांक बना देता हूं आपके लिए। x, y और ये z, ठीक है। ये 3 निर्देशांक है, ये साई स्क्वायर का मान 0। तो पहले तो 1s कक्षक के लिए हमारे पास क्या है बेटा, गोलाकार। तो ये तो हो गया 1s कक्षक। इस डिस्टेंस को हम मानते हैं r1, ठीक है। और फिर जब R2 के लिए भी उसने ग्राफ खींचा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निश्चित स्थान पर निश्चित ऊर्जा होती है ना, और उसी पथ पर घूमते हैं, ऊर्जा बढ़ती है तो फिर वो आगे की तरफ इंक्रीज होंगे, ठीक है। सामने देखो, तो उसने R2 के लिए भी जब ग्राफ खींचा तो वो भी क्या आया, गोलाकार आया, ठीक है। तो ये R1 हो गया और ये दूरी हो गई बेटा R2, ठीक है। अब ध्यान रखना कि S कक्षक गोलाकार होगा, यहां पर साई स्क्वायर का मान था वो सबसे ज्यादा था, है ना, 2 के लिए। अब यहां देखना, दो कक्षकों के बीच में या दो समान s कक्षकों के बीच का वह स्थान, देखो ये बीच का स्थान होता है जिसको मैंने अलग कलर के मार्कर से आपको डिनोट किया है, दर्शाया, ठीक है। तो दो कक्षकों के बीच का वह स्थान जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नगण्य होती है, यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नगण्य होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, नोडीय पृष्ठ, इसे बोलते हैं नोडीय पृष्ठ, ठीक है। तो दो s कक्षकों के बीच का स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 नगण्य होती है, उसे हम कहते हैं नोडीय पृष्ठ, ठीक है। अब नोडीय पृष्ठ को निकालने का और फॉर्मूला है n-1। नोडीय पृष्ठ को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है n-1। अब n-1 हम कैसे निकालेंगे, सामने देखिए, मैंने कहा कि
2s 3s और 4s कक्षक में नोडीय पृष्ठों की संख्या है। n होती है मुख्य क्वांटम संख्या, जो अभी हम स्टार्ट करेंगे, उसका मान है n, ठीक है, n, और उसमें से आप एक घटा दीजिए, तो यहाँ पे इसके लिए नोडीय पृष्ठ 1 होगा, इसके लिए 2 होगा और इसके लिए 3 होगा। अगर मैं बोलूं 2p कक्षक में नोडीय पृष्ठों की संख्या, तो आपको ये ध्यान देना है कि p कक्षक में नोडीय पृष्ठ नहीं होते हैं, नोडीय तल होते हैं, जिसके बारे में अभी अभी जस्ट आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं 1s कक्षक में नोडीय पृष्ठ 1 में से 1 जाएगा तो क्या होगा बेटा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। चलो जी, अब हम यहाँ पे 2p कक्षक के लिए बात कर लेते हैं। ओके, 1s कक्षक गोलाकार होता है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम 2p कक्षक की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा, 2p कक्षक, हम यहाँ पे 2p कक्षक की बात करते हैं। 2p कक्षक के लिए जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्या होगा, 2p कक्षक के लिए r और साई स्क्वायर के बीच में उसने ग्राफ खींचा, तो ग्राफ खींचा तो उसने क्या देखा, देखो बेटा, ठीक है। ये नाभिक से चारों ओर, देखो p के 3 अक्षांश होते हैं, मैं तीनों ही यहाँ समझ देता हूँ, x के लिए भी, y के लिए भी और z के लिए भी। मैं तीनों ही यहाँ पे एक एक करके समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपको, तो ये है 2px के लिए, है ना। ये मान लीजिए आपके पास जो है ये दूसरा कक्षक है, ये है 2py के लिए, और ये मान लीजिए कि आपके पास p का तीसरा कक्षक है, ये मान लीजिए 2pz है, ठीक है। तो इन तीनों ही के लिए जब उसने ग्राफ प्लॉट किया तो क्या हुआ कि नाभिक से जैसे जैसे दूरी बढ़ी, साई स्क्वायर का मान क्या गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, फिर घटकर 0 हो गया, और एंटी डायरेक्शन में भी बढ़ता गया और घटकर 0 हो गया। तो देखो क्या हुआ, ये एक डंबल बन गया क्या, ठीक है। तो यहाँ पे साई स्क्वायर का मान क्या था, सबसे ज्यादा, साई स्क्वायर का मान मैक्सिमम, और सेंटर या नाभिक में तो वैसे भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो यहाँ साई स्क्वायर का मान क्या होगा, 0। बस में बेटा। अब दूसरा देखिए, जब यही 2py के लिए खींचा तो नाभिक से दूरी बढ़ने पर मान बढ़ा, फिर घटकर 0 हो गया, फिर एंटी डायरेक्शन में मान बढ़ा और घटकर 0 हो गया। तो ये भी, ये 2py कक्षक के लिए, ठीक है। z के लिए अगर हम यहाँ बात करें तो नाभिक से दूरी बढ़ने पर साई स्क्वायर का मान बढ़ा, फिर घट के 0 हो गया, फिर मान बढ़ा, फिर घट के 0 हो गया। ये है 2pz कक्षक के लिए। तो यहाँ पे p कक्षक डंबलाकार होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे तीनों के लिए मान है हमारे पास। अगर हम तीनों को मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं, तो जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो ग्राफ देखिए किस तरह से आएगा, इस तरह से। ये ग्राफ है, ये 1, ये 2 और ये 3, इस तरह से हम यहाँ नाम दे सकते हैं 2px, इसको 2py और इसको 2pz। समझ आया क्या? अच्छा, ये तीनों मैंने मिला दिए आपके सामने, है ना। अब मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करता हूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ ग्राफ प्लॉट करता हूं, ठीक है, इधर देख लीजिए आप, है ना। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूं आप लोगों के लिए, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा वो समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए, अगर मैंने यहाँ पे साई स्क्वायर और r के बीच में ग्राफ खींचा, तो पहले नाभिक से दूरी बढ़ने पर साई स्क्वायर का मान बढ़ेगा, फिर घटकर 0 हो जाएगा, फिर मान बढ़ेगा, फिर घटकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो साई स्क्वायर का मान क्या बेटा, मैक्सिमम है, और यहाँ पे साई स्क्वायर का मान क्या बेटा, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर px, py और pz तीनों ही कक्षक हैं, या कौन सा कक्षक किस आकृति का होगा वो समझाया है इसमें श्रोडिंगर ने। इसलिए हम आज भी बोलते हैं या जानते हैं कि साहब एस कक्षक गोलाकार होता है, पी कक्षक डंबलाकार होता है, और डी कक्षक है उसके 5 लॉब्स होते हैं, ठीक है। मैं डी की भी यहाँ आकृति बनाऊंगा आप लोगों के लिए। डी कक्षक जो होता है वो होता है डबल डंबलाकार, क्योंकि उसकी 5 लॉब्स होती हैं। यहाँ पे लॉब्स 2 ही है। अच्छा, अब मैं एक चीज और समझा देता हूँ इसमें। देखो, पी कक्षक को अगर हम थोड़ा सा जूम करते हैं तो ये इस तरह का बनता है। ये इसकी एक पाली, ये इसकी दूसरी पाली। तो ये लॉब्स का जो बीच का पार्ट है, जहां साई स्क्वायर का मान 0 होता है, इसे हम बोलते हैं नोडीय तल, प्लेन, ठीक है। और यहाँ पे साई स्क्वायर का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। इसे बोलते हैं लॉब्स, लोब, या बहुत सारे तो लॉब्स बोलते हैं पालियां, ठीक है। हिंदी में पाली और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉब। आगे बात समझ में। तो ये एक पी कक्षक को मैंने जूम करके दिया, ठीक है। एक बीच का पार्ट है,
एक पाली इधर है, एक पाली इधर है, तो बीच के पार्ट में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मैंने इसको ऐसा था, मैं इसको ऐसा कर दिया थोड़ा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बीच के पार्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है, नगण्य होती है। इसलिए हम इसको नोडीय तल के नाम से जानते हैं। इसलिए मैंने भी एग्जाम क्वेश्चन भी दिया था कि 2p कक्ष में कितने नोडीय पृष्ठ होंगे, वहां पृष्ठ नहीं होते हैं, p कक्ष में वहां पे तल होते हैं, ठीक है बेटा। ये चीज आपको समझ में आई होगी। सारे श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। अब हम आगे की बात कल करेंगे।